बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। इस वक्त पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में एक बहुत बड़ा सियासी तमाशा चल रहा है। आप जानते हैं कि आज डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुजारी साहब ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया था, लेकिन स्पीकर परवेज़ लाई साहब जो कि वज़ीर आला के उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने न सिर्फ इजलास मनसूख करवा दिया बल्कि दोस्त मोहम्मद मुजारी साहब के जो इख्तियारात हैं वो भी वापस लेने का ऐलान कर दिया। तो इस वक्त पंजाब असम्बली में सूरत हाल ये है कि उसके जो अरकान की एक बहुत बड़ी तादाद है वो असम्बली के अकब में वाक़या एक होटल में इकट्ठी हो रही है और वहाँ पे क्या सूरत हाल है वो उससे भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा एक पाकिस्तान का मसला बना हुआ है वो एक गैर मुल्की साजिश है। उस गैर मुल्की साजिश की वजह से कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद जो है उसके खिलाफ रूलिंग दे दी, जिसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने असम्बलियाँ तोड़ दी और वो जो गैर मुल्की साजिश है उस गैर मुल्की साजिश की बुनियाद पर अभी तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है वो बची हुई है और पंजाब असम्बली में एक बहुत बड़ा एक बहरान पैदा हुआ है। तो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये जो गैर मुल्की साजिश है और ये कहा जा रहा है कि जी हम साम्राज्यी ताकतों की गुलामी कबूल नहीं करेंगे और यूरोपीय यूनियन को भी ललकारा जा रहा है। लेकिन कुछ अर्सा पहले तक यही इमरान खान साहब जो हैं ये यूरोपीय यूनियन की अहमियत के बारे में कौम को क्या बता रहे थे, ज़रा सुनिए। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में जाती हैं, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं ख़त्म हो गई। इसका मतलब बेरोज़गारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और उसके आगे क्योंकि आधी हमारी मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो जब तहरीक लब्बैक मुतालबा कर रही थी कि फ़्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाला जाए, तो इमरान खान साहब ने कौम को बताया था कि फ़्रांस के साथ और यूरोपीय यूनियन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की क्या अहमियत है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पे असर पड़ सकता है। लेकिन जब तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ आई तो फिर उसी यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर्स को उन्होंने ललकारना शुरू कर दिया। इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसने जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग थी उसमें अमेरिका का साथ दे के बहुत गलती की और इसमें पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर थे तो उनके साथ बैठ के इमरान खान साहब ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की अहमियत पर हमें क्या बताया था, ज़रा सुने। I mean, the United States is vital for Pakistan. We have links which have gone back since Pakistan became independent. We've been fighting wars together. First, Soviet invasion of Afghanistan, Pakistan was a frontline state, allied to the US, and then again the war on terror, which was after 9/11. तो ये साथ कौन बैठे हुए थे? डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान साहब जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार है उसको एक मिसाल के तौर पे पेश कर रहे थे। अब ये जो गैर मुल्की बयानिया है, यानी कि गैर मुल्की साजिश का बयानिया, ये वाकई कोई हकीकत है या कोई ये एक अफसाना है और एक फ़रेब है? और अगर इमरान खान साहब वाकई पाकिस्तान के मौजूदा आइनी और सियासी बहरान का फौरी हल नए इंतखाबात को समझते हैं तो फिर उन्होंने अभी तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को क्यों नहीं तोड़ा? वहाँ पे तो उनकी अपनी हुकूमत है, अपना चीफ मिनिस्टर है। और पंजाब असम्बली में उन्होंने उस्मान बुज़दार की जगह पे परवेज़ लाई साहब को अपना उम्मीदवार क्यों बनाया? उस्मान बुज़दार साहब अगर चीफ मिनिस्टर रहते तो वो भी असम्बली तोड़ सकते थे। ये सारे सवालात हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एहसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। एहसन इकबाल साहब, पहले तो ये बताएं कि ये जो कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर हैं, इन्होंने तो एक रूलिंग की बुनियाद पर आपकी तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया और फिर असम्बली टूट गई, और पंजाब असम्बली का डिप्टी स्पीकर जो है वो एक इजलास भी नहीं बुला सकता। तो कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर और पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर में फ़र्क क्या है? दोनों का ताल्लुक पीटीआई से। देखें, यही लतीफ़ा है और ये कितना बड़ा तजाद है कि कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर तो इतना बाइख्तियार है कि वो मावराए आइन आर्टिकल 5 इन्वोक करके आर्टिकल 95 की जो मोशन है अदम एतमाद की, उसको रिजेक्ट कर देता है
वो एक गैर आइनी कदम उठाने का इख्तियार रखता है। और जो पंजाब असम्बली का डिप्टी स्पीकर है, जब स्पीकर खुद वज़ीर आला का इलेक्शन लड़ रहा है और वो कायम मुकाम फ़राइज़ अंजाम देगा, वो इजलास नहीं बुला सकता सूबाई असम्बली का, जो कि उसका आइनी इख्तियार है। और जबकि पंजाब का जो एडवोकेट जनरल है वो सुप्रीम कोर्ट में कल बयान देकर गया कि आज हर कीमत के ऊपर पंजाब असम्बली के इजलास में वज़ीर आला का इंतखाब होगा। अब मैं तो हैरान हूँ कि जो बनाना रिपब्लिक है वो भी रिस्पेक्टेबल लगने लग गई है, कि वो भी कुछ कायदे कानून के मुताबिक चलती है, और यहाँ पर तो एक अजीब तमाशा बना हुआ है। अच्छा, अब इसमें ये बताएं कि पंजाब असम्बली में अगर आज जो अपोजिशन है वो अपनी मेजॉरिटी शो कर देती है तो उसके बाद फिर आगे क्या होगा? देखिए, बिल्कुल ये एक अफरा तफरी की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में आइनी बहरान है, बल्कि आप कह लीजिए कि एक आइन पे शबखून डाला गया, जिस तरह के जनरल मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को डाला था। 3 अप्रैल 2022 को जनरल मुशर्रफ तो नहीं है, लेकिन इमरान नियाज़ी साहब ने उसी तरह का शबखून आइन के ऊपर डाला है, और अब हम एक एनार्की की तरफ जा रहे हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है, और एक इकॉनमी जो है वो नोज डाउन डाइव के अंदर का स्पिन कर रही है। दिन ब दिन हमारा जो मईशत है, आप रुपया देख लीजिए 186 पे है। लोग, अभी मैं एक तकरीब से आ रहा था, वो गैस कर रहे थे कि 200 रुपये कब टच करेगा। किसी को इस वक्त यकीन नहीं है कि कल क्या होगा। पंजाब में भी मुझे ये लगता है कि ये वही तरीका आजमाने की कोशिश करेंगे कि अगर इनके MPs पूरे नहीं हुए, जो कि नहीं हैं, तो ये कोशिश ये करेंगे कि किसी तरह हम इस मोशन को भी वहाँ पे मुस्तरद कराते हैं। अब ये अंधा जंगल का कानून तो मेरा ख्याल है, लेकिन अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल का फौरी हल जो है वो नए इंतखाबात हैं, और आपका भी यही मुतालबा था, तो आप इंतखाबात की तरफ क्यों नहीं जाते? कि आम इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन आज़ाद और मुनसिफाना होने चाहिए। अगर एक नए इंतखाब की बुनियाद आइन शिकनी के ऊपर होगी, और एक नए इंतखाब की बुनियाद एक ऐसे हकूमती निज़ाम के ऊपर होगी कि जो यकतरफा कोई बंदा लेकर आएगा, तो ये तो 2018 से भी बदतर इलेक्शन होंगे। हम तो नए इंतखाबात की हमायत करते हैं, लेकिन आज़ाद मुनसिफाना इंतखाब की हमायत करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो प्रेसिडेंस है वो सबसे बड़ा आइन का है। मैं 1 मिनट आपसे लूँगा हामिद, आइन जो है वो किसी रियासत के लिए कागज़ का टुकड़ा नहीं होता, ये उसकी रूह होती है। ये मुआहदा होता है इमरानी शहरियों का और रियासत का कि क्या हकूक़ हैं, वो क्या फ्रेमवर्क है, ताल्लुक़ है जिसके ऊपर रियासत जुड़ती है। जब किसी मुल्क में आइन को बेकदर बेतौकीर कर दिया जाता है, वो रियासत भी खोखली हो जाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी लाहौर में एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है। पंजाब असम्बली की जो मुतहदा अपोजिशन है उसने वहाँ पर एक मुकामी होटल में इजलास बुलाया हुआ है, तो वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, ज़ीशान बख्श। उनसे पूछते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। ज़ीशान बख्श साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप बताएंगे कि इस वक्त वहाँ पर कितने मेंबर्स जो हैं मुतहदा अपोजिशन के वो पहुँच चुके हैं? जी मीर साहब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त लाहौर के जिस मुकामी होटल में मैं मौजूद हूँ, सबसे पहले मैं बताऊँ कि मैं अपने सामने आती वो बस देख सकता हूँ, जिस बस की फ्रंट की 2 नशिस्तों पर हमज़ा शहबाज और मरियम नवाज़ दोनों मौजूद हैं, और उस बस के अंदर अरकान पंजाब असम्बली मौजूद हैं। ये एक बस है जिसके अंदर ये लोग मौजूद हैं और अरकान असम्बली हैं। इसी तरह की 4 से 5 बसेज हैं जो कि लीगी और मुत्तहिदा अपोजिशन के जो अरकान पंजाब असम्बली हैं उनको गुलबर्ग के मुकामी होटल से मॉल रोड के इस होटल तक लेके आई हैं। यहाँ जो पंडाल अंदर होटल के सजाया गया है, वहाँ पे अब तक जो है वो तकरीबन 130 से ज़ायद अरकान असम्बली हैं जो पहले अपनी गाड़ियों पर या पहली बसों पर यहाँ पहुँच चुके हैं। 3 से 4 बसेज में बाकी अरकान हैं जो अभी हमज़ा शहबाज और मरियम नवाज़ की क़ियादत में यहाँ पहुँच रहे हैं। बस बिल्कुल हमारे सामने है, और तकरीबन 200 का फिगर मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा यह जा रहा है कि कमोबेश 200 के करीब अरकान असम्बली हैं, जो कि एक बड़ी तादाद है, सादा अक्सरियत से ज़्यादा तादाद है जो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। जब होटल से रवाना हुए तो हमने देखा कि 3 ग्रुप के जो अरकान असम्बली थे वो भी वहाँ मौजूद थे। अलीम खान खुद मौजूद थे, साबिक सूबाई वज़ीर असद खोखर खुद मौजूद थे। इसी तरह दीगर जो तहरीक इंसाफ के मुनहरफीन थे वो तमाम के तमाम वो मौजूद थे, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो हुकूमत से राब्ते में हैं या वो वापस जाना चाहते हैं, या चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से उनको मनाया गया है या मनाने की कोशिश की गई है। लेकिन जब ये काफ़िला वहाँ से रवाना हुआ, हमने देखा कि उस होटल में तमाम वो अरकान जिन्होंने मुख्तलिफ मौके पर हमज़ा शहबाज से मुलाकातें की और मुत्तहिदा अपोजिशन के
उम्मीदवार की हमायत का ऐलान किया, वो तमाम तर आज वहाँ मौजूद थे। यही वजह है कि आज शाम ये जो प्रोग्राम रखा गया है मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से, ये इसीलिए रखा गया है ताकि मीडिया के सामने अपना नंबर शो किया जाए और वो अपनी अददी बर्तरी बताई जा सके। मीर साहब, मैं बताऊं कि जब ये लोग वहाँ से रवाना हुए तो कायदीन अपनी गाड़ियों में थे, लेकिन मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में लिबर्टी से कुछ पहले ही ये हमजा शहबाज और मरियम नवाज़ दोनों अपनी गाड़ियों से उतर के अरकान असम्बली के साथ उस बड़ी 70 मुसाफिरों वाली बस में बैठ गए जिसके अंदर अरकान पंजाब असम्बली मौजूद थे, ताकि उनको एक मैसेज दिया जा सके। 7:30 बजे का वक्त दिया गया था, तकरीबन 7:30 बजे ही ये काफ़िला वहाँ से रवाना हुआ और तकरीबन 45 मिनट में, ये जो कि सिर्फ 10 से 15 मिनट का रास्ता है, तकरीबन 45 मिनट में ये काफ़िला यहाँ पहुँचा। हमजा शहबाज और मरियम नवाज़ इस वक्त मैं देख सकता हूँ सामने के बस में मौजूद हैं और इस वक्त हमजा शहबाज बस से उतर रहे हैं। अच्छा, ये मरियम नवाज़ ज़ीशान बख्श, यहाँ पे जो मरियम नवाज़ की जो मौजूदगी है उसकी क्या अहमियत है? जी बिल्कुल, मरियम नवाज़ की मौजूदगी पार्टी कायद की मौजूदगी है और मरियम नवाज़ ना तो रुकन कौमी असम्बली हैं ना ही पंजाब असम्बली हैं, लेकिन उनके आने से कारकुनों का जोशो खरोश बढ़ा है और उनकी मौजूदगी बिलाशुबा अरकान असम्बली को भी तकवीत देती है। हम उसी होटल में शाम के वक्त मौजूद थे जब मरियम नवाज़ की जानिब से ये ट्वीट किया गया कि वो हमजा शहबाज, जो कि अददी अक्सरियत रखते हैं इस वक्त पंजाब असम्बली में और मुत्तहिदा अपोजिशन के कैंडिडेट हैं, उनकी हमायत के लिए शाम को पहुँचेंगी। और जब वो कारकुन वहाँ मौजूद थे जो अरकान असम्बली थे, उनके चेहरों पर हमने देखा कि खुशी मौजूद थी और उनके चेहरे खिलखिला रहे थे कि मरियम नवाज़ भी इस एफर्ट में उनके शाना बशाना है और मरियम नवाज़ की मौजूदगी बिलाशुबा इन अरकान असम्बली का कहना है उनके लिए मियाँ नवाज शरीफ की मौजूदगी के बहुत शुक्रिया ज़ीशान बख्श हमारे साथ बात। एहसन इकबाल साहब, ये क्या मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज को इकट्ठा वहाँ पे दिखा के आपकी क़यादत ये बताना चाह रही है कि मुस्लिम लीग नून में कोई ग्रुपिंग नहीं है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जैसे अभी आपके रिपोर्टर ने भी कहा कि इससे कारकुनों का और ख़ुद अरकान असम्बली का बहुत मोराल बूस्ट होता है। और ये लोग जो इतनी कैंपेन कर रहे थे, मीम में से शीन निकलेगी, शीन में से मीम निकलेगी, आपने देखा कि ये खुद ही हुकूमत में से निकल गए, हमें मीम और शीन से निकालते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून पहले भी हमेशा मुत्तहिद थी और अब भी मुत्तहिद है और इस तरह की जो यकजहती है वो पार्टी के कारकुनों को बहुत हौसला देती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छे ऑप्टिक्स हैं। अच्छा, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून के और बाकी जो मुत्तहिदा अपोजिशन के से भी बात करें। इस वक्त कोई हमारे साथ लाइन पे मौजूद है या नहीं है? अभी थोड़ी देर में हमारा उनसे रब्ता हो जाएगा। अच्छा, अब एहसन इकबाल साहब ये बताएं कि क्या इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी नहीं तोड़ देनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम जब कॉलेज में थे ना, एक अफसाना था अंग्रेज़ी का, एलिस इन द वंडरलैंड का, उसमें कैरेक्टर था डॉरमाउस, क्या डॉरमाउस इस तरह था। वो ये था कि एक स्लीपी कैरेक्टर था, सोया होता था, उसके घड़ी एक जेब में होती थी जो डेड थी। तो वो जब उठता था अपने घड़ी की सुइयाँ, कभी टी टाइम, कभी लंच टाइम, कभी नाइट डिनर टाइम, जो टाइम उसका दिल चाहता था सेट करके ऐलान कर देता था इट इज़ टी टाइम। खान साहब भी इसी तरह जो चीज़ इनको सूट करती है उसके अखलाकी ज़ाब्ते बना के ऐलान कर देते हैं। भाई, अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन में जाना है तो आपकी जहाँ असम्बली है उस असम्बली को भी तोड़े ना। फिर आपने क्यों नहीं खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी साथ तोड़ी ताकि मैंडेट के लिए पूरी कौम जाए? आपने क्यों नहीं बलूचिस्तान में अपने हमायतियों को कहा कि वो भी असम्बली तोड़ें? आप नेशनल असम्बली में सिर्फ इसलिए असम्बली तोड़ी आपने कि आपको अदम एतमाद की तहरीक से शिकस्त का ख़तरा था और आप उस शिकस्त से बचने के लिए विकटें और सब कुछ गेंद से ना सिर्फ उठा के मैदान से भाग गए बल्कि पिच के अंदर आप खड्डे भी कर गए कि यहाँ पे कोई नहीं खेले। लेकिन ये पाकिस्तान है, ये आइन के मुताबिक चलेगा, कानून के मुताबिक चलेगा। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की मिसालें मौजूद हैं। यहाँ कौमी असम्बली और सेनेट से पास हुए बिल सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिए, तो क्या एक डिप्टी स्पीकर का गैर आइनी कदम सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती? अच्छा जी, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। अब हम बात करते हैं पंजाब असम्बली के अरकान का, जो एक गैर रस्मी इजलास हो रहा है पंजाब असम्बली के अकब में वाक़या एक होटल में। वहाँ पर इजलास में मौजूद हैं जनाब नुमान लंगड़ियाल साहब, पंजाब असम्बली के रुकन हैं और उनका ताल्लुक़ जो है वो PTI के साथ है, लेकिन इस वक्त वो मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब।
वालेकुम अस्सलाम जी कामिल भाई। जी नुमान साहब, आप बताएंगे कि आपका इस वक्त जो इजलास हो रहा है इसकी क्या सूरत हाल है और आपके कितने लोग, कितने अरकान मौजूद हैं वहाँ पे? हमें मैं अर्ज करूँ यहाँ पर हमारा जहांगीर खान तरीन का ग्रुप मुकम्मल मौजूद है। हम 14 अरकान हैं। अच्छा। और इसके अलावा अलीम खान का भी ग्रुप है, उसका असद खोखर का भी है, इंडिविजुअल जो डायरेक्टली इनके पास आए हैं नून लीग के पास, हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं। और क्योंकि आज आपको पता था कि हमारा इलेक्शन होना था, लेकिन जिस तरह इलेक्शन को डिरेल किया गया है वो आपके सामने है। अब किसी तरह एहतजाजन हमारा ये एक सेशन हो रहा है जिसमें हम अपनी स्ट्रेंथ एक दफा फिर शो कर रहे हैं। तो देखिए आगे सुप्रीम कोर्ट पे नजर है कि वो अल्लाह करे 1-2 दिन में इस बुरान को खत्म करे, क्योंकि विदाउट चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब का इस तरह चलना बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, ये बताएं कि अगर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है वहाँ पे 5-6 दिन से चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद नहीं है, तो सूबा कैसे चल रहा है? वही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये बड़ा अजीब और गरीब सूरत हाल है और हर चीज यहाँ पर मैनेज्ड है। हर चीज यहाँ पर मतलब कि डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उससे हम तो एहतजाज ही कर सकते हैं। और जिस तरह नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को भी इसकी इम्पोर्टेंस और इम्पोर्टेंस का पता है, तो मैं समझता हूँ कि जितना लेट हो रहा है उतनी एक गैर यकीनी सी सूरत हाल बन रही है और वो ना सिर्फ हमारे सूबे के लिए नुकसानदेह बल्कि हमारे मुल्क के लिए भी नुकसानदेह। अच्छा नुमान लंगड़ियाल साहब, ये बताएं कि अगर आज आप अपनी मेजॉरिटी शो कर देते हैं तो उसका क्या फायदा आपको होगा? क्योंकि फिर भी जो तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पंजाब असम्बली का वो तो यहाँ मौजूद नहीं है, तो हमजा शहबाज साहब जो है वो बाकायदा चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन सकेंगे। फायदा क्या होगा इस इजलास का? आमिर भाई देखिए, इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है आपके सामने है, जिस तरह मतलब कि गद्दार का अल्फाज इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है। अब पंजाब में हम लोग जो इलेक्ट होके आए हैं, हमारा डायरेक्ट अवाम के साथ ताल्लुक है और अवाम के लिए ही हम उनकी खुशहाली के लिए, उनकी तरक्की के लिए हम सारे यहाँ इकट्ठे हैं। तो हम तो एक अपनी स्ट्रेंथ आप मीडिया को दिखाना चाहते हैं, इस पंजाब की आवाम को दिखाना चाहते हैं कि हम मेजॉरिटी में हैं, उसके बावजूद इस तरह मतलब कि ये आइन को तोड़ा जा रहा है, एक जो प्रोसेस है उसको रोका जा रहा है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो इजलास हो रहा है तो यहाँ पे जो मुतहदा ऑपोजिशन व्हिप हैं ताहिर खलील सिंधु साहब पंजाब असम्बली के रुकन हैं, उनके साथ हम बात करते हैं। वो वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं। संधू साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप इजलास के अंदर से आए हमारे साथ बात करने के लिए। आप कुछ बताएंगे कि आपका नंबर कितना है, यानी कि कितने लोग आज आप शो करेंगे? जी हामिद साहब मुझसे बात करें? जी जी संधू साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी हामिद मीर साहब, आज मोर देन 200, आई थिंक जो करेक्ट नंबर होगा वो 201 होगा जी। अच्छा, तो अगर आप 201 बंदे शो कर देते हैं तो उसके बाद हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर तो नहीं बनेंगे? जी 186 से चीफ मिनिस्टर बना है हामिद मीर साहब, उन्होंने पहली गिनती में जो 186 ले जाता है। और अगर रूल 17 अगर दूसरी गिनती होती है तो जितने अंदर लोग होते हैं उनमें से जिसकी अक्सरियत होगी वो बन जाएगा जी। तो आप पहली गिनती में वो हो जाएंगे। अच्छा, आप इस वक्त ये जो इजलास मुनक्कद कर रहे हैं, ये इजलास मुनक्कद करने का मकसद क्या है? आप सिर्फ मीडिया को और आवाम को दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ 201 अरकान मौजूद हैं, या आपका ख्याल है कि ये स्ट्रेंथ शो करने के बाद हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे? जी हामिद मीर साहब ये बड़े दिनों से कह रहे थे, ऊपर भी हमारे भाई हैं फवाद साहब के, अगर इनके पास अक्सरियत है तो लाएं, हम कल इजलास बुला लेते हैं। इधर भी यही कह रहे थे, तो हम तो उस दिन से इनको अक्सरियत लेके फिर रहे हैं। आज भी हम गए हैं, आज फिर अब यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो अगर ये बातें करते हैं सिर्फ, तो अब इतनी अगर जरूरत है, हिम्मत है, तो फिर सामने आए और हम इनको अक्सरियत इधर भी दिखाते हैं और इजलास बुलाएं। दूध का दूध, पानी का पानी सर हो जाएगा। और इसका मकसद आज यही है कि लोगों को एक्सपोजर भी हो जाए और सबको पता लग जाए कि मुस्लिम लीग नून के साथ कितने अलाइज हैं, कितने इत्तेहादी हैं और कितने टोटल MPs हैं। अच्छा संधू साहब, आप हमारे साथ ही रहे। एहसन इकबाल साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, मैं आपको मीर साहब बताऊं जी, पाकिस्तान का एक सूबा था जो आबादी में
बड़ा सूबा था, उसके मैंडेट को हमने जूतियों के नीचे रगड़ा और उसका नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान टूट गया। मैं अब ये बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान, वफाक इस तरह तबाह होते हैं। आज आप देखिए कितना बड़ा तमाशा लगा हुआ है कि एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है, वफाक में उसकी कोई हुकूमत नहीं है, उसका जो सबसे बड़ा सूबा है वहां पे 200 MPA फिर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है कि आज आपने गिनती करनी है, इजलास करना है। चौधरी परवेज इलाही सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को जूती के नीचे रख के पामाल कर रहा है। क्यों? ये इसलिए हो रहा है कि जब मार्च 25 को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच ने लोकल बॉडीज को बहाल किया था, 7 महीने तक पंजाब हुकूमत ने उस ऑर्डर को मसल के रख दिया था, परवाह नहीं की थी। अच्छा, मुझे बताएं कि अब अगर यहाँ पर पंजाब में हमजा शहबाज साहब अपनी अक्सरियत शो कर देते हैं, 201 का नंबर वो शो कर देते हैं, तो उसका आपको यहाँ इस्लामाबाद में क्या फ़ायदा? मेरे नज़दीक ये बाकायदा लीगल चीफ मिनिस्टर का इंतखाब है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एडवोकेट जनरल ने कहा है कि आज पंजाब असेंबली का इजलास होगा जिसमें वजीर आला का चुनाव होगा, डिप्टी स्पीकर उसको चेयर करेंगे। चूंकि डिप्टी स्पीकर मजाज हैं इस इजलास को चेयर करने के लिए, अगर यहाँ पर मेजॉरिटी शो हो जाती है तो ये पंजाब असेंबली के ऐवान की अक्सरियत की तायद हमजा शहबाज को होगी। मेरे नज़दीक आज वो वजीर आला मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन ये फिर मैं सवाल करूंगा कि ये जो एक इबाम और ये तमाशा बना हुआ है, इसका कौन है जिम्मेदार? अच्छा, ताहिर खलील संधू साहब, आप चीफ विप हैं, आप हमें टाइम दे रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट मौके पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बताएं कि ये जो एहसन इकबाल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये वाकई आप बतौर एक वकील के, क्योंकि आप वकील भी हैं, आप इसको तस्लीम करते हैं कि अगर यहाँ पे मेजॉरिटी शो हो जाती है, आज 201 का नंबर आप शो कर देते हैं, तो हमजा शहबाज साहब वाकई चीफ मिनिस्टर के तौर पे अपने आप को पेश कर सकते हैं? जी 100% मैं आई एम एग्री विद एहसन इकबाल साहब। हमें तो बेसिकली 186 नंबर करने हैं बेसिकली शो, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन जो आसिफ साहब फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि आज आइन जो है वो अदालत में वो रिलीफ मांग रहे हैं अपने लिए कि इस मुल्क को बचा लिया जाए। लेकिन आज तक जो आप सब एंकर्स को मिल गया, 2 मिनट में सारी बात आप समझ रही हैं कि उस रूलिंग को रिवर्स करना है, और अभी तक ऊपर समझ नहीं आ रही जी। नहीं, लेकिन संधू साहब ये बताएं कि हमजा शहबाज साहब अगर अपनी मेजॉरिटी शो कर देते हैं तो चीफ मिनिस्टर का नोटिफिकेशन कैसे होगा और उनका हलफ कौन लेगा? देखिए जी, डिप्टी स्पीकर साहब जो है उनको जुम्मा दी गया है, और कल अवैस साहब ने, जो अवैस अहमद है उनके एडवोकेट जनरल, जिस तरह आसिफ साहब फरमा रहे थे, उन्होंने अंडरटेकिंग दी है आज के लिए। फिर यहाँ पे एजेंडा जारी हुआ है, और लेकिन आज यहाँ पे अजीब किस्म का तमाशा लगा हुआ है कि जब हम उसके गए हैं असम्बली में, तो आगे उन्होंने गुजरात से और मंडी बहाउदी से पता नहीं कहाँ से किस किस्म के लोग जो मंगवाए हुए थे, जो हमारे गले भी पड़े हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन इसके बावजूद हम 3 घंटे वहाँ पर बैठे रहे कि इजलास के लिए दरवाजे खोले, लेकिन अंदर से वायरलेस चली है कि मैं टांगे तोड़ दूँगा जो भी अंदर है जी। ये कोई टमकटू है? देखिए, न्यूक्लियर पावर है, सबसे बड़ा सूबा है, और एक आइन है पाकिस्तान का। सुप्रीम कोर्ट के आगे एडवोकेट जनरल कहते हैं कि आज इजलास होगा, आप गुंडे बुला के उस इजलास को, अपनी बिल्डिंग को, असेंबली के ताले लगा दें। भाई, ये आपकी जाती प्रॉपर्टी है, ये कोई आपका जागीर है, ये कोई आपकी अपना मिल्कियत है। अच्छा, कानून है इस मुल्क में, आइन है, क्या तमाशा बन रहा है? संधू साहब, आप वकील हैं, तो ये सारा जो मामला है इस पर आपने लाहौर हाई कोर्ट करीब ही है, पंजाब असम्बली से बिल्कुल चंद फरलांग के फासले पे है, तो आपने लाहौर हाई कोर्ट में जाके कोई पिटीशन दायर की? जी, आपने तैयार कर ली है पिटीशन, और इंशाल्लाह आप देखेंगे सुबह हम वो भी दायर कर देंगे। जो भी रेमेडी है हम उसको लेंगे। लेकिन मैं आखिरी बात जो भी आपको पूछना चाह रहे हैं, जिस घर में बाप की बजाय बेटे चौधरी बन जाए तो उनके साथ फिर ऐसे ही होता है, और जो कुछ परवेज इलाही साहब के साथ हो रहा है ये होना ही चाहिए था लाज़मी। नहीं, क्या हो रहा है परवेज इलाही साहब के साथ, क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। उनके देखें जी, सारे लोग इधर बैठे हमारे इजलास में, हामिद मीर साहब, और मैं भी आपको, आपके सारे कैमरामैन ये हैं, पूरी प्रेस इधर है, हम आपको शो कर देंगे सारे मेंबर्स जो हैं, और इवन विद नेम्स आपको भेजेंगे कि ये लोग हमारे साथ इस इजलास में आ चुके हैं। और इसलिए मेरा ख्याल है अगर थोड़ी बहुत ही भी अखलाकी कोई अगर कदरें रह गई हैं थोड़ी बहुत, तो वो परवेज इलाही साहब को चाहिए कि बेहतर है कि वो स्पीकरशिप से भी इस्तीफा दे और घर जाने की तैयारी करें। अच्छा, आपके ख्याल में इन्होंने पहले इजलास आज बुलाया, फिर उसको 16 अप्रैल को क्यों ले गए हैं? ये इतना डिले क्यों कर रहे हैं? जी उन्होंने बहाना ये रखा कि जी पुरानी असम्बली जो नई असम्बली है उसमें अपना सीटें को ये हो गया वो हो गया। हालांकि मैं मतलब कसम तो नहीं खाऊंगा, लेकिन इसलिए कि मेरा दीन मुझे इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैं आपको अल्फर ये कह रहा हूँ
कि किसी हमारे अपोजिशन के बंदे ने, हमारे भी रोज़े चल रहे हैं, मुसलमान बहन भाइयों के भी रोज़े चल रहे हैं, हमें तो वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा था, ना वज़ू के लिए, ना खाने के लिए, ना किसी और चीज़ के लिए, तो हम अपनी लबी तोड़ेंगे? तो ये इल्ज़ाम लगाया। अगर ये इल्ज़ाम वो लगा भी देते हैं तो इंक्वायरी करें, और पुरानी असम्बली जो है उसमें वो इजलास कर सकते हैं जी, उसमें जगह है सारी। अच्छा, यानी कि जो पुराना इजलास है जो अंग्रेज़ों के दौर में बना था, वहाँ पे इजलास हो सकता है? जी, वाई नॉट। इजलास तो किसी जगह पे भी हो सकता है जी, किसी जगह को भी असम्बली डिक्लेयर किया जा सकता है। तो अच्छा, ये तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया कि किसी जगह पे भी इजलास हो सकता है। तो आप तो बाकायदा एक होटल के एक हॉल में इजलास मुनक्कद कर रहे हैं, तो आज के इजलास की सदारत कौन कर रहा है? जी, मेरे ख्याल राणा इकबाल साहब करेंगे। जो मुझे अभी पता चला, मैं चूँकि लेट पहुंचा हूँ, चूँकि इन लोगों ने सर हमें बड़ा ज़्यादा खूब किया, हम 5-6 MPs को वहाँ पे जो गुजरात से लोग लाए हुए थे, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो मैं थोड़ा लेट आया हूँ। अच्छा, जरा आई होप के ये जरा थोड़ी तफसील बता दें कि आप कह रहे हैं कि आज आप पे तशद्दुद किया गया है। जी सर, हम गए थे वहाँ पे, एक तसल्लुक नामी आदमी है, इश्तिहारी है गुजरात का, तो वो उसके क़यादत में, और पुलिस का जो SSP है मुस्तनसर, मैंने उसको कहा कि ये आप चूँकि यहाँ पे हैं, ये 500-600 बंदा कैसे आ गया? आप हम 5 बंदों को अंदर नहीं जाने दे रहे, और ये गुजरात और मंडी बहादुर के सारे बंदे यहाँ पे मौजूद हैं। और उस बंदे ने बाकायदा पिस्टल निकाला, और हमारे एक बंदे पीर अशरफ रसूल साहब, वो आगे पकड़ के जाके उनसे छीना। इस लेवल पे सर उन्होंने जो किया। और जो ही हम बात करें, हम तो सिंपल एक आइनी जिम्मेदारी पूरी करने गए थे कि जो अदम एतमाद है परवेज़ इलाही के खिलाफ, वो लाया जाए, लेकिन उन लोगों ने कहा, और उनके फिर क्या 2 क्लर्क बाहर भेजे कि आप जाकर रिसीव कर लें। हमने कहा नहीं जी, सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी जो है, जब तक वो नहीं आएगा, या हमें आप अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? अभी तो हम MP हैं, लेकिन हम सबको नहीं जाने दिया गया, और खारदार तारे लगाई हुई है हर तरफ जी, और इस किस्म का हू का आलम है। और अभी मैंने सुना कि रेंजेस तक तलब की हुई है जी, अब राइट नाउ। तो आपको ज़्यादा चोटें तो नहीं आई जी? ज़्यादा चोटें तो नहीं आई आपको? नहीं जी, अल्लाह ताला का शुक्र है जी, कोई मतलब अल्लाह ताला का खैर है। हमारी दुआ है कि ये पाकिस्तान का जो सिस्टम है ये बचे, और पाकिस्तान बचे, क्योंकि पाकिस्तान से हमारी शनाख्त है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। खलील ताहिर संधू साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। ऐसे एक बात को जारी रहेगी, एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। एहसन इकबाल साहब, आज अगर पंजाब में हमजा शहबाज साहब 199 या 201 नंबर शो कर देते हैं, तो उसके बाद फिर क्या आपको लगता है कि इखलाकी तौर पे और सियासी तौर पे जो परवेज़ इलाही साहब की जो अहमियत है वो ख़त्म हो जाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर उनमें अखलाकियात की एक रत्ती भी है, अगर यहाँ पे अक्सरियत हो तो उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। और हालांकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनका ख़ानदान बड़ा तारीख़ी तौर पे सियासी ख़ानदान समझा जाता है, और उनकी मशहूरी इसीलिए थी कि वो अपनी रवायात रखते हैं। ये जो तर्ज़ अमल चौधरी परवेज़ इलाही साहब दिखा रहे हैं कि वो आइन शिकनी के मुर्तकब हो रहे हैं, वो सबवर्ट कर रहे हैं सूबाई असम्बली के कायदे अवान के चुनाव को, ये उनको आइन शिकनी की जुर्म उनके ऊपर आयद करता है। ये एक बड़ा संगीन जुर्म है। मैं समझता हूँ कि उनको अपने इस रवैये पे नज़र षानी करनी चाहिए। अगर अक्सरियत नहीं है, इस्तीफ़ा दें, ग्रेस शो करें, लेकिन ये वही तर्ज अमल है जो इमरान खान ने कौमी असम्बली के अंदर दिखाया कि देखा जब शिकस्त हो रही है तो पूरे आइन को पामाल कर दिया, हम सबको गद्दार कर दिया। देखिए, कोई मुल्क जिसके अंदर पूरी अपोजिशन जो कि वोटों के लिहाज से 60-65% वोटर नुमाइंदा करती है, उसको आप अगर गद्दार करार देंगे, वो मुल्क रहने के काबिल है या कायम रहने के काबिल है? ये किस किस्म का मजाक बन रहा है? इसीलिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब इस मामले को हल्का ना लें। मेरी पाकिस्तानियत चैलेंज हुई है। आई एम ए प्राउड पाकिस्तानी। ऑपोजिशन का हर MNA इज ए प्राउड पाकिस्तानी। हाउ डेयर, किस तरह इमरान खान हमें गद्दार कह सकता है? ये कहता है साजिश हुई है। मुझे ये बताएं कि जिसके फॉरेन फंडिंग केस में अमेरिका में अकाउंट पकड़े गए हों और उनकी तहकीकात हो रही हों, और जिसको ये डर हो कि वहां सजा होगी, उसकी पेशबंदी के लिए आप एक थ्योरी गढ़ लें कि जी अमेरिका मेरे खिलाफ है ताकि कल को सजा हो तो मैं ये कहूं कि जी ये तो इसलिए हुई है कि मैं इनके खिलाफ। ऐसा इकबाल साहब, पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत का ख्याल है कि आजकल के ज़माने में जिस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगता है तो उसको तो फ़ख्र महसूस करना चाहिए, ये तो एक तमगा है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है अगर आपको गद्दार कह रहे हैं? ना, ये भी एक लम्हे फिक्रिया है कि किसी मुल्क के अंदर गद्दारी एक एजाज बन जाए। गद्दारी का इल्जाम जो है उस मुल्क के अंदर आपके लिए एक क्रेडिट बन जाए। उसकी वजह ना एजाज इसलिए है कि ये जो मादर मिल्लत है, मदर ऑफ द नेशन, फातिमा जना,
उसको इंडियन एजेंट करार दिया अयूब खान ने, उसको गद्दार करार दिया अयूब खान ने। तो अगर आपको इमरान खान गद्दार कह रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए। इसीलिए तो यहाँ पहुंचे हैं ना। अब ये इसी तरह चलेगा सिलसिला, या हमने इसको रोकना है? नहीं, अब आप पैट्रियोटिज्म का तमगा लेना चाहते हैं इमरान खान से। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो। ये मुल्क नहीं चल सकता अगर यहाँ पे आइन मोहतरम नहीं होगा। ये मुल्क मजबूत नहीं हो सकता अगर आइन मजबूत नहीं होगा। ये मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता अगर आइन की बालादस्ती नहीं होगी। लिहाजा लेकिन एक ज्यादती नहीं कर रहे आप कि वो आपको गद्दार कह रहे हैं, आप भी जवाबी तौर पे उसको गद्दार कह रहे हैं, यानी कि उसको गद्दारी का एजाज बख्श रहे हैं आप। नहीं, हम तो किसी को, हम तो कह रहे हैं कि आप आइन शिकनी के मुर्तकब हो रहे हैं। अच्छा, आइन तोड़ रहे हैं। तो ये जो आइन तोड़ना आपके बहुत से साथी कह रहे हैं इस पे आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाओ, ये गलत। वो तो इसलिए कि जब आप आइन तोड़ेंगे तो आइन शिकनी के तो मुर्तकब होंगे। लेकिन मैं आपको एक आखिरी बात ही कहूँ, देखिए हमारे नौजवान है, ये एक यंग कंट्री है, हम अपने नौजवानों को क्या मिसाल कायम कर रहे हैं कि ये मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल सकता। इस मुल्क के आइन के ज़ाब्तों की कोई हकीकत नहीं है। तो अगर हमारे मुल्क के नौजवान इंतहा पसंदी की तरफ जाएंगे, इंतहा पसंद ग्रुपों की तरफ जाएंगे, तो उनका कसूर नहीं होगा, चूंकि हम उन्हें ये मिसाल नहीं दिखा पा रहे कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती कैसे चलती है। जिसका दिल चाहे आइन को फुटबॉल मारे, 6-6 महीने 7-7 महीने सुप्रीम कोर्ट उसे पूछती नहीं है, तो हर किसी का दिल चाहेगा कि मैं भी आइन के साथ थोड़ा मजाक कर लूं, मैं भी आइन से थोड़ी कुश्ती कर लूं। फिर तो हर बंदा डिक्टेटर होगा, स्पीकर भी डिक्टेटर होगा, वजीर आजम भी डिक्टेटर होगा। जिसको चाहे गद्दारी का फतवा लगाया, नो कॉन्फिडेंस ब्लॉक की और कुचल के रख दिया, और या कोई मुझे हाथ लगा के दिखाए। इस तरह मुल्क नहीं चलते। नहीं, आप अब क्या चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उन पर आइन शिकनी का मुकदमा चले? देखिए, मैं कहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की नजरें सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। जितनी ब्लेटेंट वायलेशन डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली ने की है, उतनी ही ब्लेटेंट वायलेशन स्पीकर पंजाब असेंबली अपने इलेक्शन को हारता हुआ देख के पंजाब में तमाशा कर रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर आइन का खिलवाड़ा हो रहा है, जहां से चीफ जस्टिस का भी ताल्लुक है। क्या चीफ जस्टिस साहब आइन की अमलदारी यकीनी बना सकते हैं? अमलदारी में आपको हफ्ते और दिन नहीं चाहिए होते। आग जो है, अगर आग में उंगली डाल के फौरन ना जले तो उसके खुशनुमा होने से तो हर किसी का दिल चाहेगा मैं भी छू के देख लूं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। लेकिन बड़ा अहम है कि अगर वाकई इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के सियासी और आइनी बहरान का सबसे बेहतरीन हल नए इंतखाबात को समझते हैं, तो फिर उनको चाहिए था कि उस्मान बुज़दार को पंजाब के चीफ मिनिस्टर के ओहदे से ना हटाते, बल्कि उनको वहीं पे रहने देते। और उन्होंने अगर अल्टीमेटली नेशनल असम्बली तोड़नी थी तो उनको चाहिए था कि उस्मान बुज़दार के ज़रिए पंजाब असम्बली भी तोड़वा देते, और उनको चाहिए था कि महमूद खान के ज़रिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तोड़वा देते। जब मरकज़ और 2 सूबों की असम्बलियाँ टूट गई होती तो जाहिर बात है फिर उसके बाद इलेक्शन जो है उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ना होता। लेकिन इमरान खान साहब ने सिर्फ कौमी असम्बली तोड़ी है, KPK असम्बली नहीं तोड़ी, पंजाब असम्बली नहीं तोड़वाई। तो लगता यही है कि इमरान खान साहब दरअसल इंतखाबात की तरफ नहीं जाना चाहते। उन्होंने दरअसल असम्बली तोड़ के एक एस्केप रूट तलाश किया है, फरार का रास्ता तलाश किया है कि कहीं अपोजिशन मरकज़ में इक़्तिदार की मसनद न संभाल ले। अगर असल मकसद ये है तो असल मकसद यही है तो फिर आप इंतखाबात की जो बात कर रहे हैं उस पर बहुत से सवालात उठते हैं, और वो जो आपका बयानिया है उस पर यही कहा जा सकता है कि मशकूक बयानिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।